हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ना शुरू करेंगे भारतीय संविधान के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे संविधान की अनुसूचियों के बारे में। दोस्तों, आप सभी जानते ही होंगे कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं। अब हम मूल संविधान के बारे में जानेंगे। वो संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, उसी के लिए हम मूल संविधान कहते हैं। लेकिन वो संविधान जो आज हमारे पास है, उसके लिए हम आधुनिक संविधान कहते हैं। दोस्तों, आधुनिक संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं, उसके बाद 4 और अनुसूचियों के लिए संशोधन करके हमारे संविधान में संशोधन करके 4 अनुसूचियाँ और जोड़ी गईं। तब हमारे आधुनिक संविधान में 12 अनुसूचियाँ हो गईं। उन्हीं हम 12 अनुसूचियों के बारे में आज पढ़ेंगे। दोस्तों, बिना देरी करते हुए हम अपनी क्लास की ओर चलते हैं। हम आज की क्लास में अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं अनुसूची 1। अनुसूची 1 में भारत के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के नाम एवं उनके विस्तार क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है। दोस्तों, जब हमारा संविधान लागू हुआ था, तो राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। राज्यों के पुनर्गठन जब हुआ था, तब हमारे संविधान में 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए शामिल किया गया था। लेकिन वर्तमान में हमारे संविधान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसी तरह से अब हम अगली अनुसूची की बात करेंगे। अगली अनुसूची है अनुसूची 2। दूसरी अनुसूची में भारत के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन एवं पेंशन के बारे में बताया गया है। अनुसूची 2 में भारत के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते के बारे में वर्णन किया गया है। अब हम दोस्तों पदाधिकारियों की बात करते हैं। पदाधिकारियों कौन कौन से पदाधिकारी? भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, भारत के महान्यायवादी, महाधिवक्ता और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, लोकसभा के अध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के वेतन एवं भत्तों के बारे में अनुसूची 2 में बताया गया है। दोस्तों, अब हम वेतन की बात करेंगे कि इस वेतन के लिए निर्धारित कौन करता है। इन सभी का वेतन हमारे देश की संसद के द्वारा वेतन निर्धारित किया जाता है। दोस्तों, महान्यायवादी और महाधिवक्ता इन 2 लोगों के वेतन को राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। महान्यायवादी और महाधिवक्ता के वेतन के लिए रिटेनर कहा जाता है। अब हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के वेतन के लिए उपलब्धि कहा जाता है। इनके वेतन के लिए क्या कहा जाता है? उपलब्धि कहा जाता है। अब हम बात करेंगे अनुसूची 3। अनुसूची 3 के बारे में अब हम पढ़ेंगे। अनुसूची 3 में कहा गया है कि भारत के विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ ग्रहण के बारे में। हमारे देश के जो पदाधिकारी हैं, उनके लिए शपथ दी जाती है। जब हमारे देश के पदाधिकारी अपने पद पर बैठते हैं, तो उनके लिए गोपनीयता की शपथ दी जाती है। उन्हीं शपथ के बारे में बताया गया है अनुसूची 3 में। इस अनुसूची 3 में भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की शपथ का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। राष्ट्रपति की शपथ के बारे में अनुच्छेद 60 में बताया गया है और उपराष्ट्रपति की शपथ के बारे में अनुच्छेद 69 में बताया गया है और राज्यपाल की शपथ के बारे में 159 में बताया गया है। दोस्तों, अब हम बताएंगे कि लोकसभा अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष, इन दोनों के लिए कोई शपथ नहीं दी जाती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे अनुसूची 4 के बारे में। अनुसूची 4 में बताया गया है कि विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में
राज्यसभा सदस्यों का आवंटन। अनुसूची 4 में कहा गया है कि विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश में राज्यसभाओं सदस्यों का आवंटन। दोस्तों, आप सब लोग जानते ही होंगे कि संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा एवं राज्यसभा। लोकसभा के सदस्यों के लिए जनता द्वारा चुना जाता है और राज्यसभा के सदस्यों के लिए राज्यों की विधानसभा के द्वारा चुन के भेजा जाता है। दोस्तों, यह राज्यों की विधानसभा से जो सदस्य चुन के भेजे जाते हैं वो राज्यसभा में भेजे जाते हैं। अब कितने सदस्य विधानसभा द्वारा राज्यसभा में चुन के भेजे जाएंगे, उन्हीं के बारे में अनुसूची 4 में बताया गया है। अब हम बात करेंगे अनुसूची 5। अनुसूची 5 में कहा गया है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। अब हम बात करेंगे अनुसूची 6 के बारे में। अनुसूची 6 में कहा गया है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम राज्य के अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के विशेष प्रावधान। मतलब असम, मेघालय एवं त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं। अब हम बात करेंगे अनुसूची 7 की। अनुसूची 7 में बताया गया है कि अनुच्छेद 246 के तहत संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। अनुच्छेद 246 के तहत कहा गया है कि संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। दोस्तों, अनुसूची 7 में मतलब 3 सूचियां भी जोड़ी गई हैं। संविधान में 3 सूचियां जोड़ी गई हैं। पहली संघ सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची। अब हम जानेंगे कि संघ सूची क्या होता है, राज्य सूची क्या होता है और समवर्ती सूची क्या होता है। दोस्तों, संघ सूची संघ सूची उसे कहते हैं जिसमें केवल केंद्र सरकार संशोधन करे या केंद्र सरकार इसे बनाए, उसी के लिए हम संघ सूची कहते हैं। राज्य सूची में राज्य सरकार का अधिकार होता है। राज्य सरकार के द्वारा राज्य सूची के लिए बनाया जाता है। अब बात करेंगे समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का मतलब है इसमें केंद्र एवं राज्य दोनों मिलकर काम करते हैं, लेकिन अगर कुछ ऐसा कोई विवाद हो जाए तो उसमें केंद्र सरकार की बात ज़्यादा मानी जाती है। अब हम बात करेंगे इन सूचियों में विषय की। विषय कितने हैं? संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं। लेकिन पहले राज्य सूची में 66 विषय हुआ करते थे, लेकिन 5 विषय हटा दिए गए, 5 विषय निकाल लिए गए। समवर्ती सूची में है 52 विषय। पहले 47 विषय हुआ करते थे। जो 5 विषय राज्य सूची से निकाले गए उनके लिए समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। 42वें संविधान संशोधन के तहत 5 विषय राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में शामिल किए गए। दोस्तों, अब हम यह जानेंगे कि संघ सूची और राज्य सूची यह 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा इन्हें शामिल किया गया था। संघ सूची और राज्य सूची के लिए 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा शामिल किया गया था। दोस्तों, समवर्ती सूची के लिए ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अब हम बात करेंगे अगली अनुसूची के बारे में। अब बात करेंगे अनुसूची 8 की। दोस्तों, अनुसूची 8 में संविधान की भाषाओं के बारे में बताया गया है। मूल संविधान में हमारे संविधान में 14 भाषाएं थीं। संविधान की भाषाओं के बारे में बताया गया है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं, लेकिन वर्तमान में हमारे संविधान में 22 भाषाएं हैं। कितनी हैं? 22 भाषाएं। हमारे संविधान में कई संशोधन हुए। उन संशोधनों के तहत
भाषाओं के लिए शामिल किया गया है। 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 में, तब सिंधी भाषा के लिए संविधान में लाया गया। इसके बाद 71वां संविधान संशोधन हुआ जो 1992 में हुआ, तब संविधान में 3 भाषाएं जोड़ी गईं। पहली भाषा नेपाली, दूसरी मणिपुरी और तीसरी कोंकणी। इन 3 भाषाओं के लिए 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया। इसके बाद 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ। इसके तहत हमारे संविधान में 4 भाषाओं के लिए जोड़ा गया। पहली भाषा है मैथिली, उसके बाद बोडो, डोगरी और संथाली। ये 4 भाषाएं 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत इनके लिए अनुसूची 8 में शामिल किया गया। अब हम बात करेंगे अनुसूची 9 की। अनुसूची 9 में भूमि सुधार के कानून के बारे में बताया गया है। यह कानून फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 के तहत अनुसूची 9 में जोड़ा गया था। अब हम बात करेंगे अनुसूची 10। अनुसूची 10 में दल बदल पर रोक का कानून है। अनुसूची 10 में दल बदल पर रोक का कानून के बारे में बताया गया है। यह 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत इसके लिए अनुसूची 10 में जोड़ा गया। इसके बाद अब हम बात करेंगे अनुसूची 11। अनुसूची 11 में बताया गया है कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसके लिए 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत अनुसूची 11 में जोड़ा गया। अब हम बात करेंगे अनुसूची 12 की। अनुसूची 12 में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है। इसके लिए 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। इस संविधान संशोधन के तहत अनुसूची 12 में नगर पालिकाओं के लिए शामिल किया गया। ये तो रही हमारी सब अनुसूचियाँ। अगर दोस्तों आपके लिए ये हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ऐसी ही आपके लिए वीडियो लगातार मिलती रहेंगी। अगली क्लास में आपसे मिलेंगे। जय हिंद।